a leader, executive director of MCL, Miss Prachi Dhole. थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चले हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसे इंसान की है जिनको मैन इन द मिलियन ऐसे बोला जाता है, यानी लाखों लोगों में एक इंसान हो, ऐसे वो इंसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऐसे एक ऐसे इंसान की कि भले ही वो स्कूल ड्रॉप आउट हो, जिन्होंने स्कूल भी कंप्लीट न किया हो, लेकिन इन्होंने ऑटोमोबाइल जो एरिया है वहां पे, मरीन लाइफ जो एरिया है, मरीन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस एरिया में ऐसा काम किया है कि शायद कोई रिसर्चर भी वो काम न कर पाए। तो आज की जो कहानी है वो है मैन इन अ मिलियन, अली मनिक फन की। अली मलिक फन, ये अगर इंसान के बारे में हम सोचते हैं तो इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ है लक्षद्वीप जो बेट है वहां पे। जन्म होने के बाद में जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, अपने चारों ओर पूरा समुंदर देखा और उनका जो रुचि है वो नेचर में तब से ही पैदा हुआ। लेकिन उनके घर वाले ने उनको स्कूलिंग के लिए केरला भेजा। केरला में वो कुछ ही स्टैंडर्ड तक स्कूल में पढ़े, लेकिन उनका मन वहां लग ही नहीं रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि शायद मैं किसी और चीज के लिए पैदा हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता। वो स्कूल छोड़ के अपने जो घर पे है वहां पे रिटर्न आ गए। वहां पे आ जाने के बाद में उन्होंने जो कुछ काम मिला वो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि वहां पे लाइट हाउस था, तो लाइट हाउस में उन्होंने एक एज अ ऑफिस बॉय करके, ऑपरेटर बॉय करके जो काम मिला वो उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे करके CMRI यानी सेंट्रल ऑफ मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे उनको एज अ असिस्टेंट करके काम मिला। जैसे वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया और वहां पे जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस बच्चे का काम करने का तरीका देखा। उन्होंने देखा कि इनकी रुचि किस तरह है और ये क्या रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने भी उनको इतना ही सहारा और उनको नई नई अपॉर्चुनिटी देते रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। तब जाके उन्होंने मरीन लाइफ में से ऐसी कई स्पीसीज ढूंढी कि जो अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं थी। जिसमें से एक जो मछली थी, जो बहुत ही रेयर स्पेसिस थी, वो भी उन्होंने ढूंढ के निकाली, जिसके बाद में वो मछली को इनका ही नाम दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ मरीन इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बाद में उनके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया जो जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो ये थी कि टीम सेवेरिन करके एक एक्सप्लोरर है, सी एक्सप्लोरर, जो कि बहुत ही वर्ल्ड ओन फेमस ऐसे एक्सप्लोरर है, जिनको जो सिंदबाद वोएज है, जो कि हिस्टोरिकल वोएज है, उनको फिर से वो सी का वोएज कंप्लीट करना था। लेकिन उनको उसको वही बोट में करना था जिस बोट में वो मेंशन है, यानी एक ऐसा बोट जो बोट 100% नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है और जिसमें एक खिला यानी एक जो नेल यूज करते हैं वो नेल भी नहीं, यानी 1% भी मेटल यूज नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में उन्होंने सबको पूछा कि मुझे ये बोट कौन तैयार करके देखेगा, लेकिन कोई भी उसके लिए रेडी नहीं हुआ। तब जाके जो डॉक्टर जॉनसन थे, जो इनके सीनियर थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया। ये अपने कुछ कारागिर लेके ओमन गए और ओमन में उन्होंने वो बोट तैयार करके दी, जो कि 9,000 किलोमीटर जर्नी जिस बोट ने तय की ओमन से लेके चाइना तक, और वो जो टीम सेवेरिन थे, उनका जो सिंदबाद वॉयज था, उन्होंने वो कंप्लीट किया। और अपने बुक में भी इस व्यक्ति का नाम उन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने उनको वो बोट तैयार करके दी, जो कि अभी भी ओमन के जो म्यूजियम है वहां पे रखी गई है, जिसका नाम है सोअर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज तक पूरे दुनिया में मोस्टली हम बाइसिकल देखते हैं, मोपेड देखते हैं, वो बैक एंड जो व्हील है, यानी जो रियर व्हील है, उसके बेस पे डिपेंड है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बाइसिकल बनाया जो कि फ्रंट व्हील है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये दुनिया में पहले इंसान है जिन्होंने इसका पेटेंट भी अपने नाम पे किया। और ये बाइसिकल लेके ये केरला से दिल्ली तक उन्होंने जो सफर है वो भी तय किया। और अभी भी ये बोलते हैं कि ये जो बाइसिकल उन्होंने बनाया है, जो कि बैटरी बेस्ड है, वो सबसे सस्ता और सबसे बेटर है हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल से। आज वो रिटायर हो चुके हैं, 83 ईयर्स ओल्ड के हैं। इनके सभी काम के लिए उन्होंने, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा भी है। लेकिन ये आज 100% सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं। यानी आज वो, उन्होंने एक बंजर जमीन ली, वहां पे उन्होंने खेती स्टार्ट किया और वो पूरे बंजर जमीन को उन्होंने हरा भरा किया। वो खुद के बनाए हुए मकान में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद विंड मिल से तैयार करते हैं। और इस तरह वो ये सोचते हैं कि अगर इंसान सोचता है कि उसे आगे बढ़ना है तो उसको नेचर के साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
हम इंसान और नेचर एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सोच है एमसीएल की। एमसीएल की जो सोच है कि हम अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ही चाहिए, और इसी के लिए एमसीएल का फाउंडेशन रखा गया। चलिए बुलाते हैं अभी ऐसे इंसान को जो हमारे ये सभी सोच के फाउंडेशन है, बेस है, नींव है, स्ट्रेंथ है, हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों दुनिया में ये जो अमीर देश गरीब देश है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, या अमीरी और गरीबी है, इनके बीच में अभी जो इतना बड़ा जो फासला है, इसका एक प्रमुख कारण है ये औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में 1760 से लेके 1840 इस दौरान हुआ, इस पीरियड में हुआ। और इस पीरियड में क्या हुआ, तो इस पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े कारखाने इसकी शुरुआत हुई। जो काम पहले हाथों से होता था, या हमारे जो पालतू जानवर थे उनके साथ जो होता था, वो बहुत बड़े बड़े काम बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ होने लगा। और दोस्तों इस चीज की शुरुआत, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई एक खोज से। एक खोज जो की थी जेम्स वाट इन संशोधक ने। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि पानी के बाफ में कितनी ताकत हो सकती है। उस बाफ के साथ कई सारे घोड़े या हाथों की ताकत, इतनी ताकत तैयार की जा सकती है, बड़े बड़े यंत्र तैयार किए जा सकते हैं, और जिससे बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। और फिर शुरू हुआ उस मशीन की शुरुआत, उन यंत्रों की शुरुआत, जो यंत्र बेस थे इस पानी के बाफ के ऊपर। और फिर ये हाथों से लेके फिर मशीन प्रोडक्शन, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी सब शुरुआत हो गई। दोस्तों इसके पहले, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के पहले किस तरह की इकोनॉमी थी, तो ये डिसेंट्रलाइज, रीजनल, लोकल ऐसी इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया में, यानी सिर्फ भारत में नहीं, तो पूरी दुनिया में जो गांव या शहर थे, वहां लोगों की जो जरूरत थी, वहां के लोग वहां की जरूरतों को अपने जो वहां के अवेलेबल जो संसाधन है उससे वो वस्तुएं तैयार करते अपने हाथों से, जानवरों के साथ या छोटे छोटे यंत्रों के साथ, और उस चीजों को पूरा करते। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी चीजें उनको लगती, वो वहां से ही वो उपलब्ध करते और वही बेचते। तो एक सेल्फ सफिशिएंट टाइप की एक इकोनॉमी थी। और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इस तरह की इकोनॉमी फैल चुकी थी, इसलिए अमीर गरीबी का जो फासला था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, इंडस्ट्रियल सेंटर्स की शुरुआत हो गई। और सिर्फ कुछ अपने रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स की शुरुआत हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ये ग्रेट ब्रिटेन से हुई। ये जो बाफ के इंजन की खोज हुई वो स्कॉटलैंड में हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। और वहां से फिर ब्रिटेन में ये पहली बड़ी बड़ी मशीनरी या पहली बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हुई। ये सब काम पहली बार जब शुरू हुआ, वो शुरू हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में। तब तक वस्त्र हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये वस्त्र बनने लगे। और बाद में ये जो रेवोल्यूशन है वो यूरोप में और आगे जाके अमेरिका में गया। और ये वस्त्र उद्योग से लेके फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और बाकी की इंडस्ट्री में गए। दोस्तों जैसे ही ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हुई, जैसे ही ये अलग बड़े बड़े कारखाने, उसी टाइम से शुरुआत हुई फोसाइल फ्यूल का रोल। दोस्तों फोसाइल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन मनुष्य को पहले से पता था, ये कोयला, क्रूड ऑयल पहले से पता था, लेकिन उसका इतना उपयोग मनुष्य ने कभी किया नहीं। जो रीजनल डिसेंट्रलाइज जो इकोनॉमी थी, वहां जो जरूरत होती थी ईंधन और ऊर्जा की, वहां लोकली अवेलेबल अक्षय ऊर्जा या बायोमास या बायोफ्यूल से हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े कारखाने तैयार हुए, तब इस बड़े बड़े कारखानों के लिए जो इतनी बड़े स्केल पे जब ईंधन और ऊर्जा की जरूरत लगी, तब इस फोसिल फ्यूल का रोल बहुत बड़ा। और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, जब से फोसिल फ्यूल की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर मनुष्य ने किसी फोसिल फ्यूल का किया है,
तो वो है कोयला, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आज की तारीख में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस ग्रीन हाउस गैसेस से, जिस गैस के कारण, प्रमुख गैस के कारण आज ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। 80% कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी वातावरण में है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण पैदा हुआ है वो है कोयला। तो दोस्तों सबसे पहले कोयले की जरूरत, कोयले का उपयोग ये पानी की भाप करने के लिए गया। तो बड़े बड़े यंत्रों में, बड़े बड़े मशीनरीज में ऑफकोर्स पानी की भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इस भाप से बिजली बनने लगी। इस बिजली की वजह से फिर गांव में, शहरों में रोशनी की शुरुआत हुई। इस कोयले के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, इस बिजली के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। इनफैक्ट आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया की पहली जो 4 व्हीलर कार है वो बिजली के ऊपर चल रही थी। उसके बाद ट्राम है, या जो रेलवे थी वहां भी जो कोल बेस्ड ऐसी रेलवे की शुरुआत हो गई। और कोल, ये कोयला जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे इसका इस्तेमाल होने लगा, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, घरेलू, हर लेवल पे। और जैसे जैसे कोयला ये जरूरत बढ़ने लगी, तब एंट्री हुई और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ा इस क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की एंट्री जब हुई, जब हमने इंटरनल कंबशन इंजन इसकी शुरुआत की। इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें ये गाड़ियां फिर लिक्विड फ्यूल पे चलने लगी, यानी पेट्रोल डीजल पे चलने लगी। लेकिन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन में रहा, यानी जेट फ्यूल, हवाई जहाज से लेके कई सारी जगह में ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जैसे हमने क्रूड ऑयल का विघटन किया, अलग अलग उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले, फिर हमें पता चला कि इससे कई सारे एप्लीकेशन, कई सारी चीजें बन सकती है, कई सारी चीजें हो सकती है। और ऐसे करके 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 क्रूड ऑयल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और आज उसका बहुत अहम रोल हमारी पूरी इकोनॉमी में है दोस्तों। लेकिन इसके पहले, इस क्रूड ऑयल के पहले जो कुछ इकोनॉमी थी, जिसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं, जो एक्चुअली सस्टेनेबल इकोनॉमी थी, उसका बेस था एग्रीकल्चर। जो भी मनुष्य की जरूरत होती थी, यानी वो ईंधन, ऊर्जा से लेके, खाने से लेके, कोई भी इंडस्ट्री उस टाइम में जो चलती थी, उसका जो बेस था वो एग्रीकल्चर था। उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो एग्रीकल्चर से आता था। और ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ये कार्बन न्यूट्रल थी। यानी पूरी दुनिया में जहां जहां सिविलाइजेशन थे, जहां जहां लोग बसे हुए थे और काम कर रहे थे, वहां की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से नेचुरल, पूरी तरह से सस्टेनेबल और कार्बन न्यूट्रल थी, क्योंकि वो 100% एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इनफैक्ट यही कारण है कि आज के तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा जो संकट है इस क्लाइमेट चेंज का, यानी पूरी दुनिया आज खतरे के कगार पे है। इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इस संकट से जूझने के लिए जब पूरी दुनिया इकट्ठी होती है, जब यूनाइटेड नेशन कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम कर रही है, जब हर साल पूरी दुनिया के सभी जो मेन संस्था, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो आते हैं सीओपी में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, और बात करते हैं इस क्लाइमेट चेंज की, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। उनका लक्ष्य क्या है कि ये जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया, यानी ये औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई, उसके पहले का जो टाइम था, वो पहले का जो टेम्परेचर, उसको आइडियल बेस लेवल पर पकड़ते हैं। और उसके बाद जो अभी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे उन्होंने सीमित करके रखी है। तो सीओपी में जो भी एग्रीमेंट अभी तक साइन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, हर चीज में जो बेस है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में जैसी इकोनॉमी थी, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का टेम्परेचर था, बस उसी को प्राप्त करना। और ये सभी चीज, यानी ये सभी सस्टेनेबल चीजें की जो शुरुआत है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से होती है। हर तरह का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से हम लोग ले सकते हैं। इसके एग्रीकल्चर के बेस पे वो सेक्टर, वो चीजें, वो जरूरतें पूरी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यानी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े यंत्र बनाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ईंधन और ऊर्जा के तौर पर किसको चुना। और ईंधन और ऊर्जा ही नहीं है, आज इस क्रूड ऑयल की मैं आपको बात बताता हूं कि क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की जरूरत या ईंधन और ऊर्जा देने वाला एक चीज ऐसी नहीं रही। आज की तारीख में कितनी सारी इंडस्ट्रीज, मैं तो समझता हूं कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज डिपेंडेंट है इस क्रूड ऑयल के ऊपर, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं कि और कितनी सारी इंडस्ट्रीज
डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर। सिर्फ प्लास्टिक और रबर नहीं, ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं 80% जो कपड़े हैं वो इस क्रूड ऑयल से आ रहे। वो हर तरह का केमिकल, यानी जो किचन में हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो वॉशरूम में, बाथरूम में, वो फर्श के लिए, कॉस्मेटिक्स, हर तरह का केमिकल आज आ रहा है इस क्रूड ऑयल से। ये पेंट्स, एडेसिव्स, हर चीज जो आज बन रही है क्रूड ऑयल से। यानी इतने सारे सेक्टर है डिपेंडेंट इस क्रूड ऑयल के ऊपर। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है, कुछ सेक्टर ऐसे जो जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी डिपेंडेंट है आज की तारीख पे इस क्रूड ऑयल के ऊपर। और वो क्षेत्र है ये खाने का, अनाज का, ये जीवन सत्व, मूल द्रव्य का, ये पोषक द्रव्य। आइडियली ये सभी जो पोषक द्रव्य है ना, ये जीवन सत्व और मूल द्रव्य कहां से आने चाहिए? तो हमारी कुदरत की, हमारी धरती माँ की एक व्यवस्था है कि जिसमें इस मिट्टी में असंख्य ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कंटिन्यूस विघटन का काम करते हैं, कंटिन्यूस रिसाइकलिंग का काम करते हैं, और जो हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें दिलाने का काम करते हैं। और उन जीवों की वजह से ही उस मिट्टी में जान होती है, पोषकता होती है। और हम क्या कर रहे हैं, ये काम को, ये जो पोषक तत्व इस फसल के वक्त जो देने होते हैं, या जो खाद देनी होती है, फर्टिलाइजर देना होता है, नेचुरल जो नैसर्गिक पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और ज्यादा से ज्यादा फसल हो इसलिए हम लोग क्या कर, और ज्यादा केमिकल्स और ज्यादा ये फर्टिलाइजर इसमें डाल रहे हैं, जो क्रूड ऑयल से आ रही है। और इसकी वजह से आज की ये परिस्थिति है कि 75% से भी ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो डिग्रेडेड हो चुकी है। और जो फसल आज आ रही है ना, उस फसल में बिल्कुल वो सेहत नहीं है, वो पोषक तत्व है ही नहीं जो पहले हुआ करते थे। यानी हमें भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो जो डायरेक्टली लेते हैं वो भी इस क्रूड ऑयल से आ रहे हैं, और जो फसल हम उगा रहे हैं इस क्रूड ऑयल के फर्टिलाइजर के कारण, वो पोषक तत्व शरीर को नहीं चाहिए, और शरीर इसके अगेंस्ट बगावत करती है, और उस बगावत का नाम है कैंसर। दोस्तों, कैंसर यानी क्या? कैंसर यानी हमारे बदन में जो पेशी है, वो पेशी जो चीज नहीं चाहिए उसके खिलाफ काम करती है, एक्शन करती है। कैंसर यानी अनियंत्रित ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ। और वो तभी होता है जब नहीं चाहिए सब पोषक तत्व, नहीं चाहिए केमिकल्स शरीर को, बदन को। और इसलिए आप देखोगे कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिससे आज मर रहे हैं वो कैंसर है। कई सारे ऐसे देश है कि जिस देश में नंबर 1 किलर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ है तो वो कैंसर है। और इसी की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होती जा रही है ना। आप देखोगे कि पिछले 20 सालों में, 20-30 सालों में जो सबसे ज्यादा जो बीमारी आ रही है वो वायरल है। वो वायरस है जो हजारों सालों से हमारे साथ है, लेकिन अभी तक कभी बीमारी नहीं। लेकिन आज उसके कारण कई सारी बीमारियां हो रही है और उसके कोई इलाज नहीं है, ना कैंसर का इलाज है ना इसका इलाज। आपको वो सेहत आराम ही करना पड़ता है, उसके बाद अपने आप वो 8 दिन में चला जाता है। एलर्जिक्स चीजें बढ़ रही है। और जो कंपनियां, जो देश इस क्रूड ऑयल के बिजनेस आज की तारीख में कर रहे हैं, वो दुनिया में सबसे अमीर देश। अभी देखिए नहीं, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहां आप जाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, कोई ऐसे नेचुरल संसाधन, नैसर्गिक संसाधन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इतने अमीर है। इतने अमीर क्यों है? इसका एक ही कारण है, वो है क्रूड ऑयल। और दुख की बात यह है ना कि हमारा जो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है, जो कुछ नई नई चीजें हम लेके आ रही है किसी भी सेक्टर में, वो सभी नए नए इक्विपमेंट हो, चीजें हो, प्रोडक्ट्स हो, वो सभी प्रोडक्ट्स भी और ज्यादा इस क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड है। कोई भी इक्विपमेंट लीजिए, कोई भी चीज आप लीजिए, मैक्सिमम उसमें इस क्रूड ऑयल से जो चीजें निकलती हैं उसका उपयोग करते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, ये मॉडर्न फैशन हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद आपको अलग अलग फैशन दिखेगी। और वो फैशन क्या है? तो पूरे जो कपड़े वो दिखाते हैं, सब लोगों को प्रमोट करते हैं, वो सब मैक्सिमम ये एमएमएफ यानी क्रूड ऑयल बेस्ड एक सब कपड़े होते हैं जिसका विघटन नहीं होता। मॉडर्न फर्नीचर में भी अगर आप देखोगे तो पर्दे से लेके बेड, ये सोफा कम, ये सब कुछ जो बनता है ना, ये पूरा क्रूड ऑयल से आता है। और ये बहुत दुख की बात है। इनफैक्ट मैं तो आज कहता हूं कि आज की तारीख में हमारी पूरी इकोनॉमी, ये मॉडर्न जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी, वो पूरी तरह से बेस्ड इस ऑयल के ऊपर। ये ऑयल इकोनॉमी है जो हम आज चला रहे हैं।
कई सारी इंडस्ट्रीज है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस क्रूड ऑयल के ऊपर। सिर्फ ईंधन और ऊर्जा ही नहीं, कई सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेक्टर्स है वो इस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए ये क्रूड ऑयल का जो बिजनेस है ना, ये इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग, डीप रूटेड ऐसी बन चुकी है। और ये बहुत बड़ा कारण है इस क्लाइमेट चेंज का। लेकिन आज एक गुड न्यूज, एक बहुत अच्छी बात, एक आनंद की बात मैं आपको बताने वाला हूं, और वो ये है कि आने वाले दिनों में एक क्रूड ऑयल की जगह कुछ लेने वाला है, तो होगा बायोमास। सर, बायोमास आने वाले दिनों में नया क्रूड बनने वाला है। जो भी चीज आज क्रूड ऑयल कर रहा है, उसके वजह से जो भी चीज जो हमें मिलती है, हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें बायोमास से आने वाली है। बेसिकली हर कोई चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ईंधन और ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ चीज, इस सब की जो सोर्स है वो है बायोमास। इनफैक्ट अभी इस फोसिल फ्यूल के बारे में, इस कोयले के बारे में, तेल के बारे में मैंने जो सब कुछ बताया, सब जीवाश्म ईंधन की भी जो शुरुआत है, जीवाश्म ईंधन जो भी बना है वो बायोमास से बना है। यानी हजारों लाखों साल पहले ये जो बायोमास धरती के ऊपर था, वो नीचे जमीन में गाड़ दिया गया, और अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर एक तो वो सॉलिड फ्यूल बना, यानी कोयला बना, नहीं तो वो लिक्विड द्रवरूप ईंधन बना, क्रूड ऑयल बना, नहीं तो वायुरूप ईंधन या नेचुरल गैस बनी। तो ये जो भी क्रूड ऑयल आज आज उसका रोल है, क्रूड ऑयल से वजह से हम जो भी काम कर रहे हैं, बेसिकली उसका सोर्स है बायोमास। लेकिन हमने ये काम करने के लिए वो नीचे जो प्रकृति ने जिसे गाड़ा है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। यही काम जो हम हमारे जमीन के ऊपर जो बायोमास है उसको होगा कि उसके साथ आराम से कर सकते हैं। बस यही हम गलत काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो बायोमास है ना, ये जो बायोमास जो खेती से तैयार होता है, यानी खेती से हम सिस्टमेटिकली तैयार कर सकते हैं। हम हर तरह की इंडस्ट्री, यानी आप प्लास्टिक, रबर से लेके हर कोई चीज जो आज हमें बनानी है, जो सस्टेनेबल करनी है, या कोई भी इंडस्ट्री, पेंट हो, केमिकल्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, हर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इस बायोमास से आ सकता है, वो इस खेती से आ सकता है 100%। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बायोमास, ये खेती हमारी हर इंडस्ट्री की जो जरूरत है उसको पूरा करेगी ही करेगी। लेकिन उसी के साथ हमारा ये जो इकोसिस्टम है, ये जो पर्यावरण है, उसका ख्याल रखती है। और ये सबसे अच्छी बात है जो हजारों सालों तक फिर हम ऐसे ही चलता रह सकता है। तो बायोमास का मतलब क्या है? अगर आप टेक्निकली देखोगे, अगर आप बिजनेस के एंगल से देखोगे, तो बायोमास इज ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका इस्तेमाल भाई ईंधन ऊर्जा के तौर पर, खाने के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? ये बायोमास जो है रिन्यूएबल है, अक्षय है, सदैव है। और कौन तैयार करता है ये बायोमास? तो दोस्तों, बायोमास तैयार करता है हमारी माँ, हमारी प्रकृति। दोस्तों, करोड़ों सालों से इस धरती ने, इस प्रकृति ने, इस हमारी माँ ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था तैयार करके रखी है, जिसमें इस बायोमास का जन्म होता है, बायोमास की उत्पत्ति होती है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में इतने असंख्य सूक्ष्म जीव माँ ने तैयार करके रखे हैं कि जो कंटिन्यूसली विघटन का, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी का काम करते हैं। जो भी चीज हम इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव है जो उसका विघटन करके फिर से वो तत्व हमें लाके रखते हैं कि चलो अभी आगे के फिर से बनाओ। ये हवा, ये वातावरण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ये सूरज की रोशनी, पानी, ये सब कुछ ऐसी व्यवस्था माने तैयार करके कि इस व्यवस्था में इस बायोमास का जन्म होता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है कि जिसमें ये बायोमास बनता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, दुनिया में हर कोई जो एनर्जी है, यानी मेरे अंदर भी जो एनर्जी है, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये टीवी, ये लाइट जल रही है, पंखा, जो कुछ है, हर तरह की जो एनर्जी इस पृथ्वी के ऊपर है, उसका मूल सोर्स है सूरज, सूर्य। उसकी जो एनर्जी, उसी के इस्तेमाल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है जो हमारे आजू बाजू है, उसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकृति ने उसका एक तरीका तैयार किया है कि वो एनर्जी को लेके वो ऐसे फॉर्म में तैयार करती है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सके। तो ये जो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश यानी सूरज की रोशनी, और संश्लेषण यानी प्रक्रिया, निर्माण करना।
तो ये प्रोसेस है कि जिससे ये बायोमास तैयार होता है। और इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है ऑफकोर्स ऊर्जा यानी सनलाइट, उसके लिए लगता है कार्बन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का सोर्स वो है पानी। दोस्तों इस पेशी का इस वनस्पति के अंदर एक स्पेशल एक प्रोटीन होता है जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। वो प्रोटीन बेसिकली ये जो प्रक्रिया है वो करता है, और इस प्रोटीन का नाम है क्लोरोफिल, और जो एक कैप्सूल में होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होकर ये सभी प्रक्रिया पूरा करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्लोरोफिल, ये जो प्रोटीन है जो एक काम करता है, उस प्रोटीन का जब उसकी लाइट पड़ती है उसके ऊपर, तो वो ब्लू और रेड ये सभी तरह की जो लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ ग्रीन जो है हरा लाइट उसी को परावर्तित करता है, उसी को ट्रांसमिट करता है। इसीलिए ये सब पेड़ पौधे हमें हरे दिखते हैं, हरे नजर आते हैं। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा अंदर जाती है और बाहर बिल्कुल बहुत कम निकलती है, इसलिए इसका नाम है एंडरगोनिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जिसमें कम जाती है एनर्जी और बाहर ज्यादा निकल, जैसे हम लोग कुछ खाए, बिस्किट खाया तो थोड़ा सा कुछ एनर्जी लगे नहीं खाने के लिए, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो एक्सर्गोनिक है। ये एनर्जी है कि जिसमें सूरज की रोशनी लेते हैं, सूरज की ऊर्जा लेते हैं और उसको अंदर उस खाने के अंदर वो परावर्तित करते हैं, इसे एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी के साथ फिर ये प्लांट, ये वनस्पति क्या तैयार करते हैं? तो ये पहले तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसका कार्बन का यूज करते हैं खाने में, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पानी लेते हैं, उससे हाइड्रोजन लेते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलके वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं। हमारे लिए खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और हमारे लिए शुद्ध हवा यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही बनाती है। और दोस्तों ये जो खाना है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्राइम एनर्जी है दुनिया के ऊपर। मैं जब बोलता हूं कि मेरे अंदर जो एनर्जी वो सूरज से आ रही है, वो आ रही इसलिए क्योंकि मैंने ये कार्बोहाइड्रेट खाया है। मनुष्य जो है एक तो डायरेक्टली वनस्पति को खाता है, उसको एनर्जी मिल सकती है, नहीं तो वो ऐसे प्राणी जानवर उनको खाता है कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरी पृथ्वी तल के ऊपर जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी तैयार करने का काम ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। पृथ्वी के ऊपर जितना भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन तैयार करने का काम ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी एक चमत्कारिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये पृथ्वी का जो कॉम्पोजिशन था बहुत पहले, ये बाकी के ग्रह जैसे ही था। बाकी के ग्रह जैसे इस पृथ्वी के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा थी, हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा था। और सबसे पहले ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस, ये पेड़ पौधों ने नहीं शुरुआत की, तो एक पेशीय सूक्ष्मजीवों ने शुरुआत की। और जो इन्होंने शुरुआत की उस टाइम उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लिया, लेकिन हाइड्रोजन उन्होंने पानी से नहीं लिया। तो ये जो पूरा वायुमंडल था, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो गैसेस थे, उससे वो हाइड्रोजन लिया, वो लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा। और ये वो प्रक्रिया है कि जिसकी वजह से पृथ्वी का जो वातावरण है वो तैयार हुआ, जिसमें ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है। यानी पृथ्वी के ऊपर ये वातावरण तैयार करने का काम भी ये प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया ने किया है। और इसी इवेंट को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ऐसा कहा गया है। दोस्तों ये जो फिर वातावरण का कंपोजिशन बना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड कम हुआ, ऑक्सीजन इतना ज्यादा हुआ, उसके बाद अलग अलग नए नए जीवों की, कॉम्प्लेक्स जीवों की उत्पत्ति हो गई। हम भी इसी कारण तैयार हुए, मनुष्य इसी कारण तैयार हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जब करोड़ों सालों से ये जो व्यवस्था कुदरत ने, धरती माँ ने की है हमारे लिए, बहुत सुंदर ऐसी प्रक्रिया, क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और करना चाहिए, मुझे तो लगता है सोचना भी नहीं चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते, हम इसके पास आ भी नहीं सकते, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम ये छोड़ के एक ये सूरज की रोशनी कैप्चर करने का एक अपना तरीका हमने ढूंढ के निकाला है, और वो क्या है? तो वो है सोलर, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रही है, जिस सेक्टर में हो रही है, वो है सोलर सेल्स। और सोलर सेल्स के से क्या करते हैं हम लोग? कोशिश करते हैं कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करें और उसका उपयोग करें। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो ये जो मटेरियल हम लोग बना रहे हैं उससे वो सरफेस गर्म होता है। वैसे भी आमतौर पर कोई भी चीज जो बहुत जल्दी तपती है, उसके कॉम्पोजिशन की वजह से आप धूप में रखेंगे तो गर्म होगी,
और गर्म होगी तो उसका इमीडिएटली उस गर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बिजली तैयार होती है। और वो बिजली एक तो इमीडिएटली आप वो जो बिजली है, एनर्जी है, उसका इमीडिएटली आप उपयोग करो, लेकिन वो इमीडिएटली उपयोग बहुत जगह पे नहीं जमता। तो इसलिए क्या करते हैं, तो इसको स्टोर करते हैं बैटरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है जो रिन्यूएबल में आज की तारीख में, यानी सोलर सेल से लेके वो पैनल से लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैटरी। क्योंकि आप गर्म करोगे, आप वो बिजली तैयार करोगे, लेकिन अगर स्टोर नहीं करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं। और इसीलिए आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रिटिकल एलिमेंट, यानी वो मूलद्रव्य जिससे ये बैटरी बनती है, बस उसके ऊपर कंट्रोल करें। इनफैक्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये पूरी रिन्यूएबल इंडस्ट्री में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बन चुकी है। आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अगर देखोगे तो क्या है, आई मीन ये पूरी बैटरी से बने हुए व्हीकल्स है ना। जैसे बच्चों के खिलौने के हमारे व्हीकल्स होते हैं, छोटी छोटी जो गाड़ियां होती है और इसके ऊपर बैटरी होती है, बस वैसे ही है, आप चार्ज करो और गाड़ी चलाओ। अभी ये चार्ज करने वाली जो बिजली कहाँ से आ रही है, ये बिजली कोयले से आ रही है, ये बिजली सोलर से आ रही है, ये अलग बात है, इसके आगे कार हो। लेकिन वो कार हो, बसेस हो, वो सिर्फ बनती है सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी की वजह से। और इसलिए पूरी दुनिया का ये मानना है कि अभी तो ये क्रिटिकल एलिमेंट जो है ना, ये मूलद्रव्य, ये लिथियम, ये कोबाल्ट, जिससे वो बैटरी बनती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नया क्रूड है, ऐसे अभी दुनिया का मानना है, ऐसे अभी इंडस्ट्री का मानना है। दोस्तों इनफैक्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल की भी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक ईंधन है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वो एक ईंधन है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए जो चीज लगती है ना, वो अगेन बैटरी जैसे ही है, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। और उसको बनाने के लिए भी वो क्रिटिकल एलिमेंट लगते हैं, जिसके लिए बहुत बड़े स्केल पे आज की तारीख में इतनी बड़ी माइनिंग और खुदाई हो रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया आज है पीछे इस लिथियम की। जो भी लोग रिन्यूएबल में काम करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, उनका एक ही फोकस है, लिथियम माइनिंग, कहां से लिथियम मिलेगा। और जो चीज जो माइनिंग से अगर हम लोग मिलते हैं तो कभी वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। क्या आप सोचते हैं कि आगे ये चीज आगे के 100 साल या सैकड़ों साल चलेगी? अभी हजारों साल से ये दुनिया करोड़ों साल से चलती आ रही। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन 10,000 साल पहले चालू हुआ, तो 10,000 साल से हम कर रहे हैं ना काम, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ। लेकिन ऐसी चीज जो माइनिंग करेंगे वो कैसे सस्टेनेबल हो सकती है? आज लिथियम माइनिंग हर जगह हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन कोबाल्ट, कोबाल्ट की माइनिंग की आज की परिस्थिति अगर आप देखोगे, आप बोलेगे मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसी बहुत ही भयानक परिस्थिति कोबाल्ट माइनिंग की है। अफ्रीका में कांगो में इस तरह से ये सब एक्चुअल कंडीशन, अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोबाल्ट माइनिंग को लेके, इस रिन्यूएबल के को लेके आज दुनिया क्या कर रही है। तो जो भी हम, यानी मनुष्य जो सोचता है कि रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा ना। जिस आई मीन हम एक तरफ देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको कैप्चर करना चाहिए, और कौन कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो कोयले के बारे में, कोयले की खदानों के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कोयले की वजह से, उस खदानों की वजह से कितने बड़े बड़े जंगल आज नष्ट हो रहे हैं। अभी सेम चीज हो रही है लिथियम के कंडीशन में। आज लिथियम जहां मिलता है लोग बस खुदाना चालू करते हैं। आज देखिए पुर्तगाल में, ये आप जो देख रहे हैं चित्र, ये पुर्तगाल का है, और वहां इतने घने जंगल अभी वो शायद तो तोड़ जाने, नष्ट होने वाले, बिकॉज वहां लिथियम माइनिंग की शुरुआत होने वाली। यही नहीं, अगर हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में अभी लिथियम का रिजर्व मिला है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सब माइनिंग चालू हो, और हमारे वहां इतना सुंदर जो इकोसिस्टम है, न जाने उसके ऊपर क्या असर होगा। इसी के अलावा इसके साथ और एक चीज है, वो ये है कि जब मनुष्य, जब इंसान, जब ये इकोनॉमी इस फॉसिल फ्यूल को लेके एक क्लीन फ्यूल के ऊपर जाना चाहती है, ट्रांजिशन करना चाहती है, यानी एक स्वच्छ ईंधन के ऊपर जाना चाहती है, तब ये जस्ट होना चाहिए। यानी ये जब ट्रांजिशन आप कर रहे हैं तब आपने कंपलसरी लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों का ख्याल, उनकी नौकरी का ख्याल, उनके रोजगारों का ख्याल, पर्यावरण का ख्याल वो रखना चाहिए। और इसे ही कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन।
यानी आप जब बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल होना चाहिए, आपको टेम्परेचर कम करना है, सब चीजें कर रहे हैं, और जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में जाते जाते आपने ये देखना चाहिए कि लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये पूरी जो परिस्थिति आज जो हमारे सामने है ना, जो चल रहा है, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, वो सब देख के सिर्फ मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, और वो ये आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये अक्षय ऊर्जा जो है, ये सदैव अखंड ऊर्जा है, ये सूरज की ऊर्जा है जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। और उसको कैसे ले, इसका बहुत ही सिंपल आसान तरीका कुदरत ने, हमारी माँ ने हमारे सामने ऐसे रखा है। तो क्यों ये छोड़ के हम बाकी को कुछ कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं ये सब चीजें करने की। इतना आसान तरीका इस माँ ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। हमें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कुदरत है, ये जो धरती माँ है ना, ये पिछले 4.5 करोड़ सालों से है इधर, और आज भी इस धरती के ऊपर करोड़ों जीव है। अनुमानित है कि 40 से 50 करोड़ के स्पीसीज है, उसमें से एक स्पीसीज है हम मनुष्य। और हर एक स्पीसीज, चाहे वो जमीन पे हो, पानी में हो, कहीं भी हो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है प्रकृति। और आज ही नहीं, कई सालों से, करोड़ों साल से चलती आ रही है। और इसलिए हमारा क्या काम है कि हमें सिर्फ इस ये जो व्यवस्था माँ ने तैयार करके रखी है, ये जो प्रकृति के नियम, बस उसको समझना और उसी राह पर चलना, यही तो काम करना है हमें। लेकिन हम समझते ही नहीं। अभी जो भी जरूरत हमें लगती है ना, जो भी जरूरत, वो पूरी जरूरत पूरी कर सकती है माँ, ये प्रकृति। कोई कुछ उसके खिलाफ करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की बात करूं, ईंधन और ऊर्जा, और हम ये पूरा जो कुछ खुदाई विदाई सब कुछ कर रहे हैं, जो भी विनाश कर रहे हैं हम लोग, ये सब उस बैटरी सब चीजों के लिए कर रहे हैं, उस सोलार की एनर्जी, सूरज की एनर्जी कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि आज की तारीख में ये प्रकृति, ये पूरा जो सिस्टम है, कितनी एनर्जी हमारे लिए कैप्चर कर रहा है? कितनी सूरज की रोशनी, एनर्जी हर साल कैप्चर हो रही है? 8 गुना। पूरे दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी अलग अलग हमारी जरूरत है, जितनी भी एनर्जी हमें लगती है ना, उससे 8 गुना माँ प्रकृति हर साल कर रही है, उसको कैप्चर कर रही है। हमें तो सिर्फ वो काम करना चाहिए ना। और अगर हम लोग स्पेशल एफर्ट करें, इसको समझे, इस तरीकों को समझे, इस प्रिंसिपल को समझे, तो जो भी हमारी जरूरत है और जिधर भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो हम कर सकते हैं। बायोमास उगा सकते हैं, चाहे वो नेपियर घास हो, चाहे वो अलगे हो, चाहे वो वाटर हायासिंथ हो, कोई भी हो। और उससे जो भी आपको एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से लेके कुकिंग, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर तरह की एनर्जी, ईंधन ऊर्जा, और हर तरह का कारोबार उसमें चल सकता है, ऐसी चीज है। और दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन में ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये नेपियर ग्रास तो हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। ये नेपियर घास आने वाले दिनों में, ये बायोमास आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बायोमास की वजह से बहुत अच्छा इनकम हमारे किसानों को होने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा बायोमास तैयार करने वाला देश हमारा देश बनने वाला है। और जहां तक ये बैटरी की बात है ना, बैटरी की, तो हमें जरा भी, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस नहीं है कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जिसमें ऊर्जा बैठी है, जिसमें ऊर्जा है ऑलरेडी, उसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। ये क्रूड ऑयल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोयला जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी भरी हुई है कुदरत ने, वो हजारों साल पहले की है। तो सबसे अच्छी बैटरी अगर कुछ है तो ये बायोमास है। क्या जरूरत है ये सब खुदाई, ये सब कुछ करने की? और ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये एम कोल और एम मिथेन, एम सीएनजी, एम पिलेट, ये बेस्ट सोर्स है। और यही तरीका है काम करने का, यही सही तरीका है, सस्टेनेबल तरीका है, कि जिसमें हम प्रकृति का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और जो हजारों सालों तक कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। और इतना ही नहीं है, ये जस्ट ट्रांजिशन जिसको कहते हैं ना, अभी हमारे सामने है कि एक प्रोजेक्ट लगाने के बाद कितने सारे किसानों को उससे फायदा होता है, कितने सारे लोग हैं जिसको रोजगार की निर्मित होती है, कितने सारे लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही राइट वे है, यही जस्ट ट्रांजिशन। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की जगह ये बायोमास लेने वाला है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बायोमास तैयार करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला और उसको एक्सपोर्ट करने वाला अगर कोई देश होगा तो भारत होगा। और इसका कारण होगा हमारा किसान।
ये सब काम हमारा किसान करने वाला है। आने वाले दिनों में ये खेती, ये जो पेशा है ना, ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा पेशा बनने वाला है। ये बायोमास है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे किसानों की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर होने वाली है। हम पूरी दुनिया के लिए ईंधन और ऊर्जा में सबसे ज्यादा जो निर्यात वह भारत की आने वाले दिनों में होने वाली है। और इसी की वजह से हमारा भारत देश दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। लेकिन इतना ही नहीं कि हम ये काम करके पूरी दुनिया को बता देंगे कि सही रास्ता क्या है, कौन सी दिशा में पूरी दुनिया को जाना चाहिए, जो सस्टेनेबिलिटी का सही रास्ता है। और इसी के कारण मिलकर हम सब अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान विश्व गुरु देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय एमसीएल। जब तक पृथ्वी माता धरती माता इनका ख्याल रखे बगैर हम कोई भी विकास नहीं करेंगे, तब तक हम भारत को क्या, विश्व को कुछ दे नहीं पाएंगे। गांवों का शहरीकरण करना मतलब विकास नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। और ये एमसीएल का थॉट है। पर एमसीएल के थॉट को कितना प्रो नेचर, नेचर के साथ में रखने का जो आज का शाम तक प्रेजेंटेशन था, वो ये एक अलग बात थी, एक अलग सोच थी। सो गुड मॉर्निंग संडे परिवार, और एक शुक्रवार शाम तक का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार। कौन है इस देश में, कौन है इस देश में जो एक थॉट को इतनी बारीकी से हमको सिखाता है? वो है डॉक्टर श्याम गोलब। डॉक्टर श्याम गोलब एक ऐसे युवा है, भारत के युवा उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, या फिर आप कहिए बिजनेस विजनरी है, जिन्होंने एक थॉट को पूरी तरह से हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की है। जी हाँ, रास्ता तो कठिन, रास्ता आसान नहीं है, बट जो मंजिल है वो भारत को फिर से महान बनाने की है। और मुझे पता है एमसीएल इंडिया परिवार पूरी तरह से इसमें शामिल है। हमारे आने वाले सवालों के जवाब हमारे आज के कार्य में है, उसको और एक बार श्याम सर ने बहुत सटीक से दोहराया है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव योर फर्म फेथ in your actions and go ahead. Thank you very much all the stakeholders, MCL pillars, channel partners, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, national consultants for being here and making our efforts strongest to make India great again. Jai Hind, Jai MCL. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, शुक्रिया अदा करते हैं प्राची मैडम का, जिन्होंने आज हमें ऐसे इंसान की कहानी बताई या शायद जिसका एजुकेशन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसने फिर एक बार सस्टेनेबल जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर श्याम गोलब सर का, जिन्होंने ये कहा कि आज जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी का इस्तेमाल करके फिर एक बार किस तरह से हम सस्टेनेबल जीवन तो जी सकते ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो एग्रीकल्चर, हमारी खेती, इसका उपयोग करके हम फिर एक बार दुनिया को बचा भी सकते हैं और इस देश को एक बार फिर महान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। आपके ये जो थॉट्स है और आपका जो कार्य है, ये सही में सराहनीय है। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस, हमारे सारे बीडीएस, सीनियर बीडीएस, हमारे सारे एमवीपीज, और साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी परिवार के सदस्य जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सूरज उगने वाला है। आने वाले दिनों में हम उस जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमी का अब बहुत ही जल्द सवेरा होने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यस, आने वाले दिनों में जो क्रांति होने वाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप होने वाले हो, और हम दुनिया को फिर एक बार सस्टेनेबिलिटी की राह पर ले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से ये फिर एक बार आह्वान करूंगा कि आप अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी समय। धन्यवाद।